आइए, आप सबका स्वागत है LT GIC GDC की टेस्ट सीरीज में। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 पर बातचीत करने वाले हैं और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम आपको आंसर भी देते जाएंगे और इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी करते चलेंगे। भारतीय संविधान में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना की गई है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पॉइंट 1 है अस्पृश्यता का अंत, पॉइंट 2 है मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, पॉइंट 3 है कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध और पॉइंट 4 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो यहाँ आपको बता दें कि आंसर होगा विकल्प ए, यानी मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, कारखानों और खदानों में मजदूरों और बच्चों के कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 यहाँ आपको बता दें, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में जो है संविधान के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 23 में ये मुख्य रूप से जो ये मानव देह व्यापार का जो प्रावधान है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं स्त्री व्यापार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है और किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में है और बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है। और अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता का जो अंत है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। यहाँ विशेष ध्यान रखें कि हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान तो करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नांकित समूहों में केवल एक आगत उपकरण है। ये कंप्यूटर से सवाल है, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इसका उत्तर डी होगा। पॉइंट 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। तो आप सभी जानते हैं रोम विकल्प बी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनके दिए गए विकल्प पर विचार करें। पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आप सभी जानते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 2 अक्टूबर 1975 को हुआ और क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। उपयुक्त घटनाओं में से किसे भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जाता है। तो इसका विकल्प तीनों सही होगा, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से आम लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खोले गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन करने का मूल उद्देश्य था क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को बैंकों की सुविधाएं देना और ऋण की सुविधा को आसान करना। और बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद लेने से गाँव की वित्तीय स्थिति मजबूत होती, तो इसलिए विकल्प तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में आपको विचार करना है और सही उत्तर देना है। आज भारत में और आपके उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं आपको जो राशन मिलता है, उस राशन के लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि ग्रामीण स्तर पर 75% लोगों को और शहरी स्तर पर 50% लोगों को इसके लाभ के दायरे में लाया जाएगा।
50% शहर की आबादी और गांव की 75% आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जो है 2013 में लागू किया गया था, इसलिए विकल्प 1 और 2 तो सही होगा, लेकिन विकल्प 3 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ICTC आधारित ई गवर्नेंस के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करती है, जाहिर सी बात है। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। इसका मतलब है विकल्प 1 गलत है। ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि ई गवर्नेंस की वजह से सरकार की लागत में कमी आएगी, लोगों को सुविधाएं ज़्यादा आसानी से मिलेंगी और ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ई गवर्नेंस में नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है। जी, ये भी गलत होगा, क्योंकि ई गवर्नेंस होने से लाल फीताशाही कम होती है। अब सवाल ये होता है कि लाल फीताशाही किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको बता दें कि अधिकारियों द्वारा नियम और कानूनों का बहुत बारीकी से पालन किया जाता है और इसी बारीकी के कारण सरकार की योजनाओं को लागू करने में विलम्ब हो जाता है, जिसे लाल फीताशाही कहा जाता है। यदि योजनाओं को सही समय पर कार्यान्वित किया जाए और आम लोगों तक इसका लाभ पहुँचाया जाए तो लाल फीताशाही की कमी आएगी और इसके लिए ज़रूरी है ई गवर्नेंस व्यवस्था को बेहतर करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा और आपका विकल्प 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में आपको विचार करना है। और संघ लोक सेवा आयोग को जो शक्तियां प्राप्त होती है कहां से? आप सभी जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और लोक सेवा आयोग को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो संविधान द्वारा भी प्राप्त है, संसदीय अधिनियमों द्वारा भी प्राप्त होती है, कार्यकारी नियमों द्वारा भी प्राप्त होती है और परंपराएं भी हैं। इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यहाँ सामने अनुच्छेद दिया गया है, तो विकल्प डी सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आप सब जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अब एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है और ये सुमेलित है, जबकि अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 का में है और वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमने व्याख्यात्मक दिया, इसका ध्यान देंगे। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस हैं, उन्हीं केसों का आपको क्रम बताना है कि इन केस का सही क्रम क्या है। इसमें विकल्प है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मुकदमा 1951 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था 1965 में, क्षमा प्रार्थी हैं, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का केस 1965 में था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस 1967 में था और केशवानंद भारती का केस जो था 1973 में था। इसका क्रम होगा शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। यहाँ आपको 2 चीज़ें बता दें, संसद की शक्ति पहली बार किस वाद में प्रभावित हुई थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। संसद की शक्ति पहली बार किस वाद में प्रभावित हुई थी? तो उत्तर होगा गोलकनाथ वाद में। गोलकनाथ के वाद में संसद की शक्ति पहली बार प्रभावित हुई थी, इसका विशेष ध्यान देंगे। संविधान के आधारभूत ढांचे का प्रावधान केशवानंद भारती वाद में किया गया था। एक जानकारी हम आपको और दे दें
कि संविधान पीठ में न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है। आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान और भारत की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन केशवानंद भारतीवाद में किया गया था। केशवानंद भारतीवाद के मुकदमे की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की बेंच ने किया था। 13 न्यायाधीश उसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, संशोधन दिए गए हैं और उनका समय दिया गया है, वर्ष दिया गया है, उनको सम्मिलित करना है। तो यहाँ आपको सभी को मालूम है 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है, 1976 में आया था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से है, 1985 में आया था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से है, जब प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का में शामिल किया गया और उसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया और कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और 96वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इस संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था कि जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य की जो उड़िया भाषा है, उस उड़िया भाषा को का नाम बदलकर ओडिया भाषा कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है, यानी ओडिया भाषा। तो ओडिया उड़ीसा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ये विशेष ध्यान देंगे आप 96 में संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया गया था, उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत स्तर पे न्याय पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायती राज से कोई संबंध नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश नहीं किया था। इसका उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको सुमेलित करना है कि इन घटनाओं का सही कालक्रम बताएं। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र। तो ध्यान रखें, द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना कांग्रेस के मंत्रियों से परामर्श लिए बिना शामिल कर दिया था, तो उसी से नाराज होकर के कांग्रेस मंत्री परिषद ने 28 महीने की जो सरकार उनकी चली थी, त्यागपत्र दे दिया था। और ये घटना हुई थी अक्टूबर 1939 में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये मार्च 1940 में था और लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत आए थे मार्च 1942 में। तो इसका सही क्रम होगा बी, विकल्प सही होगा 4, 3, 1, 2। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया गया है कि कुछ दिवस दिए गए हैं और उन दिवसों के मनाए जाने का सही क्रम बताना है आपको। विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका जो आंसर सही होगा वो विकल्प बी सही होगा, यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहले होगा, इसके पश्चात विश्व स्वास्थ्य दिवस होगा, इसके पश्चात विश्व एथलेटिक्स दिवस होगा, इसके पश्चात विश्व रेड क्रॉस दिवस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनके रोग हैं। विटामिन ए की कमी से आप सभी को मालूम है अंधापन होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में, तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो विकल्प है व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। तो यहाँ आपको बता दें कि व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, ये राज्य सूची में शामिल नहीं होता है। जबकि
सामानों में खाद्य सामग्रियों में मिलावट, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, गोद लेना, वसीयत, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इसका उत्तर होगा 2 और 3 सही होगा। तो ध्यान रखें, यानी व्यापार और वाणिज्य जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कौन सा अधिनियम स्थानीय संस्थाओं के संशोधन से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी, ये विकल्प गलत है, यानी इसका केवल एक विकल्प सही है। यदि लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को मान्यता दे दिया होता तो शायद रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह ना करती। उन्होंने मान्यता नहीं दिया था, इसलिए विद्रोह हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का केवल एक विकल्प सही है, यानी पहला, और जबकि दूसरा विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों का क्रम है। इसमें इत्सिंग हैं, अलबरूनी हैं, ह्वेनसांग हैं, फाहियान हैं। तो इसका सही क्रम होगा चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, ह्वेनसांग महाराजा हर्ष के शासनकाल में आए थे, और इसके पश्चात इत्सिंग और अलबरूनी का क्रम आता है 4, 3, 1, तो यानी विकल्प भी सही होगा। अलबरूनी का वास्तविक नाम आबू रेहान था। तो आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था। तो आप सभी जानते हैं हजरत महल ने जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कानपुर से, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से और खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था। और कोयला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, यूक्रेन चूँकि चर्चाओं में था, तो इसका पहला विकल्प सही होगा डोनेट्स्क। डोनेट्स्क जो है यूक्रेन की सबसे बड़ी कोयला खदान वहीं मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और अधिकरण का भाग 11 दिया गया है, संघराज क्षेत्र भाग 8 है, राजभाषा 17 में है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। तो इसका विकल्प ए गलत है। यहाँ आपको बता दें प्राधिकरण का गठन जो किया गया है, यहाँ विशेष ध्यान रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछा भी जाता है। प्राधिकरण का प्रावधान अनुच्छेद, ये आर्टिकल भी आपसे पूछा जाएगा, 323 का में है। कभी कभी इसको का करके पूछते हैं, कभी कभी अनुच्छेद 323 ए करके पूछते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 323 में है, और भाग जो है ये 14 ए में है। तो भाग 14 ए में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई वी और ए, इस तरह से। तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए गलत है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। भारतीय संविधान ने अंग्रेजी को जो है कितने समय के लिए शुरुआत में लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया और ये प्रावधान किया गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी होगा। और कीटभक्षी पौधा है, तो यहाँ हम बता दें कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें कीटभक्षी कहा जाता है। इनके नाम हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। नेपेंथेंस और ड्रोसेरा और पिंग इकुला और एक है यूट्रिकुलेरिया। ये ऐसे पौधे हैं
जिनको मांसभक्षी कहा जाता है। ये मांसभक्षी पौधे हैं, इनको कीटभक्षी या आप कह सकते हैं मांसभक्षी पौधे, यानी ये पौधे, ये वृक्ष जो है कीटों का भक्षण करते हैं। दरअसल इनके पुष्प या जो पत्तियां होती हैं उनकी पंखुड़ियाँ खुली होती हैं, जैसे ही कोई कीट उन पर बैठता है वो पंखुड़ियाँ बंद करके उनका भक्षण कर लेती हैं। तो ये हैं ऐसे पौधे जिन्हें कीटभक्षी की श्रेणी में रखा गया है। विशेष ध्यान देंगे, हमने बोर्ड पर लिख दिया है आपके सामने और दिख भी रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी की इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, जो पानी छोड़ती है, तो उसे जल विभाजक कहते हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसकी है? ये गुरनाल मंडल साहब की है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रावधान हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है अपराध की मात्रा में ही दंड का प्रावधान किया जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण है, और उसे अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 20 खंड 3 के अंतर्गत ही ये प्रावधान है कि यदि पुलिस पूछताछ में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है तो पुलिस उसे बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, यानी पुलिस पूछताछ में शांत रहने का अधिकार भी इसी में है। यातना के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान इसमें नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, संसाधनों का उपयोग भविष्य में आप और हम अपने संसाधनों का प्रयोग ऐसे करें ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं जो है बनी रहें, तो इसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास, निर्वहनीय विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रभावित ना हों। क्वेश्चन नंबर 29 आपको मिलाना है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने इस प्रश्न को रख दिया। मिरात ये सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। और इसके पश्चात ये है बुरहान ए मासिर, इसका संबंध बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उल सलातिन जो है इसका संबंध बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा का संबंध जो है ये महमूद गावा के पात्रों का संग्रह करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1972 में, लेकिन ये 1971 चूँकि विकल्प में है इसलिए इसका विकल्प माना जाएगा। तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1971 में, इसे 1972 की जनगणना कहा जाता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। ये जनगणना के आंकड़े आधे अधूरे थे, इसलिए भारत की जो नियमित जनगणना मानी जाती है वो 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? आप सभी जानते हैं, श्रीमती मीरा कुमारी जी हैं। और इसके बाद सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। प्रतिभा देवी पाटिल हैं। प्रतिभा देवी पाटिल जो है ये जो है भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे कार्य शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका को है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार करती है, गलत है। इनकी शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, राज्य विधानमंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प बी गलत है, केंद्र सरकार नहीं, यहाँ राज्य सरकार ही होगा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और निसार उपग्रह का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। निसार जो उपग्रह है इसका पूरा नाम है, हम आपको यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। कहाँ गया? हाँ, निसार उपग्रह का पूरा नाम है निसार उपग्रह। इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर
रडार। और इसका उत्तर जो होगा इसरो और नासा, आपका विकल्प है ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ध्यान रहे, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो लोटिक पारितंत्रों की पहचान बहते हुए जल से की जाती है। ध्यान रखिएगा, लोटिक पारितंत्रों की पहचान, लोटिक पारितंत्रों की पहचान बहते हुए जल से की जाती है, जल से की जाती है। तो इसका उदाहरण क्या है? नदी है। और जब जल जितना तेज़ी से प्रवाहित होगा, नदी का वेग जितना ज़्यादा होगा, वह जल उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा। कह सकते हैं कि नदी का प्रवाह बढ़ता है तो जल अपने आप फिल्टर हो जाता है, प्रदूषित पानी भी जो है स्वच्छ और साफ़ सुथरा हो जाता है। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नदी है। और निम्नांकित में से कश्मीर में किसने जजिया कर और गोहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन हैं। तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, भूलेंगे नहीं आप। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। जल रोकथाम अधिनियम 1974 में पारित हुआ था, 1988 में से संशोधित किया गया था। टेस्ट पेपर 2 का व्याख्या समाप्त होती है। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का हमारा लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। और इसी लिंक में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।